हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं निशा सिंह एक बार फिर आप सभी के सामने एक नई लव स्टोरी जिसमें आपको इमोशन, सस्पेंस, लव और ट्विस्ट देखने को मिलेगा लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगेगी। इस कहानी का शीर्षक है साथी तेरा प्यार अगले जन्म तक भाग 3। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर में नंदिनी को होश आता है और अपने पास युवराज को देखकर वह हैरान रह जाती है। वह बोली, सर आप यहाँ कैसे? युवराज मुस्कुराते हुए कहता है, उसे होश में देख जैसे खुश हो जाता है। कैसी हो तुम? अब तुम अच्छा महसूस कर रही हो? नंदिनी ने कहा। लेकिन सर, युवराज ने कहा, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वह नंदिनी को डिस्चार्ज करा के हॉस्टल के रूम पर ले जाता है। पूरे रास्ता नंदिनी बस उसे आश्चर्य से देख रही थी। युवराज ने कहा, ध्यान रखना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। उसके रूम से बाहर निकलते ही नंदिनी अब तक दरवाजे पर नजरें गड़ाए थी। कोमल उसे छेड़ने के अंदाज में बोली, ध्यान रखना मेरी नंदिनी का, कुछ नहीं होना चाहिए। तो मेरी प्यारी नंदिनी, बॉस तो गए जो तेरे प्यार में पड़ गए। नंदिनी ने कहा, कुछ भी बोलती है। लेकिन कोमल, मेरी आंखों को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है। वह रईस ज़्यादा खरूस मुझे हॉस्पिटल से यहाँ तक लेकर आया। पूरा रास्ता खामोश रहा, ना खुद कुछ बोला और ना ही मुझे बोलने दिया। कोमल ने कहा, भरोसा तो मुझे भी नहीं हुआ था अचानक उन्हें अस्पताल में देखकर। लेकिन कौन जाने प्यार क्या क्या करता है। आशिक कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे खरूस है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही। उनका दिल भी तो तेरे जैसी कमसिन कली के लिए धड़क सकता है। मुझे लगता है कि वो तुझे बहुत पसंद करते हैं, या उससे भी ज़्यादा। नंदिनी बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तबीयत मेरी उन्हीं की वजह से खराब हुई थी, इसलिए अपनी गलती पर माफ़ी मांगने का उनका तरीका होगा। लेकिन नंदिनी पूरा दिन युवराज के बारे में ही सोचती रही। सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। क्या उनके दिल में भी मेरे लिए? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा ही कोमल की बातों को सीरियस ले रही हूँ। दूसरी तरफ लीलावती उस पैलेस की तस्वीर को अपने सीने में लगा रखी थी। उसकी आंखों से बहते कुछ बूंदे उन तस्वीरों को छू रही थी। मन में ही, कई साल गुजर गए लेकिन मेरे दिल के जख्म अभी भी हरे हैं। वो यादें जो चेहरे पर दर्द के साथ मुस्कान देती है, तो साथ में उसकी चीख कानों में गूंजती भी है। तभी उनके अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वह अपने सीक्रेट अलमारी जल्दी से बंद करती है और दरवाज़ा खोली तो सामने रेखा जी थी। वह बोली, जी एक ज़रूरी बात करनी है आपसे। वह पूछी, क्या बात है रेखा, बोलो। जी युवराज के विवाह के बारे में बात करने आई थी। मेरी नज़र में एक लड़की है, उसे आप भी जानती हैं। उस दिन पार्टी में आई थी, मिस्टर शर्मा जी की बेटी रचिता। जी बहुत ही अच्छी लड़की है, मुझे तो पसंद आई। लीलावती बोली, लड़की तो वाकई अच्छी है, लेकिन इतनी जल्दी युवराज के विवाह की क्या है? जल्दी कहाँ है जी, 28 का हो गया है। मैं उससे कहूँगी तो साफ साफ इनकार कर देगा। आप कहेंगी तो मना नहीं कर पाएगा, आपकी बातों का मान रख लेगा। प्लीज़ जी एक बार बात तो कीजिए ना। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, लीलावती ने कहा। वह कह सोच में डूब जाती है। अब तुम्हें कैसे कहूँ रेखा, यदि युवराज वही है जैसा मैं सोच रही हूँ तो फिर उसे भी लौटना पड़ेगा, जिसका इंतज़ार मुझे भी है। समय अपनी रफ्तार बनाए हुए थी, एक नई दास्तान लिख रही थी। नंदिनी और युवराज की रोज़ मुलाकात, उनके बीच का मीठा तकरार, रोज की नोक-झोंक एक नई प्रेम कहानी का आगाज कर रही थी। ऐसी प्रेम कहानी ना जिसने कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। एक दिन कोमल बोली, नंदिनी अगले ही महीने हमारे फाइनल्स एग्ज़ाम है, उसकी भी तैयारी करनी है। आज ही लीव एप्लीकेशन डाल देंगे ऑफिस में। नंदिनी यह बात तो भूल गई थी। युवराज के साथ कैसे उसका वक्त गुजर जाता, कैसे एक नए एहसास ने उसके दिल में हलचल पैदा कर दिया था, कैसे वह युवराज को अपने करीब महसूस करती है। इन सब के बीच में एग्ज़ाम्स के बारे में भूल ही चुकी थी। कोमल ने पूछा, क्या हुआ, तू इतनी गंभीर क्यों हो गई? वह बोली, यार एग्ज़ाम्स के बाद मुझे हमेशा के लिए अपने घर वापस जाना होगा। बाबा ने कहा था टिकट कर लेना, और मैंने तो अभी तक अपने जॉब के बारे में भी नहीं बताया है। मैं यह सब कैसे भूल सकती हूँ? कोमल ने कहा, देख जो अभी तक नहीं बताया है उसे और कुछ दिन मत बता। एग्ज़ाम्स रिलैक्स होकर देने के बाद उन्हें बता देना। दोनों ऑफिस में युवराज से मिलते हैं। उसने पूछा, एग्ज़ाम कैसा? नंदिनी बोली, सर फाइनल एग्ज़ाम्स अगले महीने हैं। वह बोला, ठीक है,
तुम दोनों का एग्ज़ाम्स तक छुट्टी है, लेकिन नंदिनी तुम्हें रोज़ ऑफिस 2 घंटे के लिए आना है। अब तुम जा सकते हो। वह बोली, मेरा भी एग्ज़ाम्स है सर, इसके बावजूद भी मुझे ऑफिस क्यों आना होगा? युवराज कोमल को बाहर जाने का इशारा करता है। उसके जाने के बाद वह बोला, जब एग्ज़ाम्स ही था तो जॉब क्यों? तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, शुक्र मानो कि 2 घंटे के लिए ही बुला रहा हूँ। दरअसल युवराज को भी नंदिनी को देखे बिना चैन कहाँ था, वो भी तो अपने दिल के हाथों मजबूर था। देखा कोमल, कहा था ना, वह खरूस नहीं बदलने वाला। मेरे एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका काम है। कोमल ने हंसकर कहा, ना समझ हो तुम, वह तुम्हें पसंद करता है, तभी तो तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है उसे। वहीं दूसरी तरफ विजया युवराज के कमरे में उसे ना पाकर उसके कमरे की तलाशी करने लगती है, जैसे कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ ढूंढ रही हो। विजया खुद से ही कहाँ छुपा रखा है अपनी बर्बादी का सबूत। एक बार मेरे हाथ लग जाए, फिर मिस्टर युवराज सिंह राठौर को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। तभी किसी की आवाज़ सुन वह चौंक जाती है। पीछे पलटकर देखती है तो उसका चचेरा भाई जय है। पूछा, क्या बात है विजया? जिस भाई से जो लड़की इतनी नफरत करती है, उसे इस घर में देखना नहीं चाहती है, उसके कमरे में क्या ढूंढ रही थी? विजया गुस्से से बोली, आपको क्या मतलब? आप मेरी लाइफ से दूर रहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप भी उन्हें खास पसंद नहीं करते हो। जय बोला, नापसंद करना और नफरत करना दोनों अलग है। मेरे नापसंद के कारण तुम जानती हो, लेकिन तुम्हारी नफरत के कारण जानते हुए भी हम सब अनजान हैं। विजया खामोश हो गई। वह जय के सवालों से घिर चुकी थी, इसलिए गुस्से से कमरे से बाहर निकल आई। उसके जाते ही जय मुस्कुराते हुए बोला, माई लिटिल सिस्टर, जो काम मैं नहीं कर सका अब तुम्हारी नफरत करेगी। कहते ही उसके चेहरे पर सातिर मुस्कान आ गई। ऑफिस में युवराज 2 घंटे का बेसब्री से इंतजार करता है। वह 2 घंटा उसके लिए उसकी ज़िंदगी का बहुत खास पल होता है, जब वो नंदिनी को अपने करीब पाता है। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे थे। जुबान तो कुछ नहीं कहती, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह देती थी। जब भी वो एक दूसरे के करीब होते, उनके सीने में वही दर्द उठ जाता जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा उनके साथ क्यों होता है। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद नंदिनी अपने कमरे पर पहुंचती है। वहाँ जिसे देखा उसे देख वह अचंभित हो जाती है। बाबा, आप यहाँ? उसके बाबा ने पूछा, एग्ज़ाम्स कैसे गए तुम दोनों का? कोमल की तो हालत ख़राब हो रखी थी। वह बोली, बढ़िया बाबा, आपने आने की कोई खबर नहीं दी। वह उस पर कटाक्ष करते हुए बोले, तुमसे ही छुपाना सीखा है बेटा। तुमने टिकट नहीं कराया तो मैंने करा दिया। हम कल निकल रहे हैं। पास के होटल में मैंने एक रूम ले रखा है। अपना सामान पैक कर लेना, और हाँ, ऐसा पैक करना कि यहाँ कुछ भी छूटने की गुंजाइश ना हो। उनके जाते ही कोमल ने पूछा, अब तो क्या करेगी? मैं तो कहती हूँ कि युवराज सर को कॉल कर दे, वही कोई समाधान निकाल सकते हैं। नंदिनी बोली, बाबा और भी नाराज़ हो जाएंगे। पहले से वो मुझसे बहुत नाराज़ है। देखो ना, मेरी लव स्टोरी तो अभी शुरू हुई थी। मैं तो युवराज सर को अपने दिल की बात भी नहीं बताई कि मैं उनके लिए क्या फील करती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। एक तरफ बाबा और दूसरी तरफ युवराज है। कोमल ने कहा, देख, मैं तो कहती हूँ कि तू एक बार युवराज सर से बात करके देख, शायद कोई समाधान निकल जाए। दूसरी तरफ अर्जुन और तानी युवराज से कहते हैं, युवराज, हम जिस पैलेस की बात कर रहे थे, उनके ऑनर 2 दिन बाद ही आ रहे हैं। तुम्हारे साथ मीटिंग हमने फिक्स कर दिया है। हमें 2 दिन बाद वहाँ के लिए निकलना होगा। युवराज पूछा, ऐसे उस गांव का नाम क्या बताया था तुमने? तानी बोली, नंदीग्राम। तो चलने की तैयारी करो, अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता। तभी युवराज को नंदिनी का मैसेज मिलता है और वो नंदिनी से मिलने के लिए निकल जाता है। युवराज ने पूछा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नंदिनी बोली, सर, मैं हमेशा के लिए कल अपने घर वापस जा रही हूँ, इस शहर को और अपने जॉब को छोड़कर। युवराज ने कहा, जानता हूँ। नंदिनी हैरानी जताते हुए पूछी, लेकिन कैसे? जब तुम एग्ज़ाम सेंटर में थी तो तुम्हारे पापा ऑफिस आए थे, काफ़ी गुस्से में थे। मैं उनसे मिल तो नहीं पाया, लेकिन उनकी पूरी बात सुनाई दी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने घर वाले का दिल दुखाकर, उनसे बातें छुपाकर। तुम लड़कियां क्या समझती हो खुद को? तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी पर, मुझ पर सवाल उठ सकते हैं जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अच्छा है कि तुम अपने बाबा की बात मान वापस अपने घर लौट जाओ। नंदिनी के चेहरे पर निराशा छा गई। उसे ऐसे जवाब की उम्मीद न थी, इसलिए अपने दिल की बात युवराज से कहना मुनासिब नहीं समझा और बोली, ठीक है सर, उम्मीद करती हूँ कि हमारी राहें अब दोबारा कभी न टकराए। नंदिनी अपने कदम बढ़ाते हुए
वहाँ से जाने लगी और युवराज अब तक खड़े उसे जाते देख रहा था। उसे जाते देख उसकी पलकें गीली हो गई थी, लेकिन ना जाने वो अपनी फीलिंग को दबाकर उसे क्यों नहीं रुकना चाह रहा था। नंदिनी की भी तो आंखें भर आई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पहला प्यार की कहानी का अंत ऐसे होगा। अगले दिन बिना युवराज से मिले वो अपने बाबा के साथ अपने शहर लौट जाती है। युवराज उसकी याद में बेचैन हो रहा था। पूरी रात करवटें बदलते रहा। आंखें बंद करने पर उसका चेहरा नजर आ जाता, लेकिन वो अपनी फीलिंग को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाह रहा था। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता। तानी और अर्जुन को इस बात का एहसास हो गया था, लेकिन वो जानते थे कि युवराज कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका ईगो उसकी फीलिंग को कभी जाहिर नहीं होने देगा। कुछ दिन बाद युवराज नंदीग्राम गांव के लिए अर्जुन और तानी के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ नंदिनी के बाबा ने उसकी शादी फिक्स कर दी। वह पूछे, अब बिना मुझसे पूछे मेरी सगाई फिक्स कर दी? मैं इन सब के लिए रेडी नहीं हूँ बाबा। उसकी अम्मा ने कहा, तुझे पहले से ही मालूम है कि तुम्हारी शादी दीपक के साथ तय है। इसी शर्त पर तुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन हमसे बिना कुछ कहे तुमने वहाँ पर जॉब कर लिया। बहुत हुआ तुम्हारी मनमानी, अब जो करना होगा शादी के बाद करना। उसके बाबा ने भी कहा, बेटी तुमने अब तक जो कहा हमने पूरा किया, लेकिन अब हमारे मान प्रतिष्ठा का सवाल है। दीपक और उसकी फैमिली और इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, और ऐसे भी मुझे अगले सप्ताह नंदीग्राम के लिए निकलना है। पता नहीं वहाँ कितना समय लगेगा। नंदीग्राम का नाम सुनते ही नंदिनी का मन बेचैन हो उठा। उसने पूछा, लेकिन वहाँ आपको क्यों जाना है? वह बोले, क्योंकि वहाँ के मंदिर के मालिक वो चाहते हैं कि मैं वहाँ महापूजा का आयोजन करूँ और उस मंदिर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करूँ। नंदिनी के बाबा एक बहुत ही जाने माने विद्वान थे। उन्हें शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषद का बहुत ज्ञान था। इसी वजह से उस हवेली के मालिक ने उन्हें अपने गांव आने का आग्रह किया था। नंदिनी ने कहा, ठीक है बाबा, फिर मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। उसके बाबा ने कहा, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? मैंने कहा ना कि तुम्हारी सगाई है। बाबा, यह मेरी आखिरी इच्छा समझकर पूरी कर दीजिए। जब मैं वहाँ से वापस आऊँगी तो आप जहाँ कहेंगे, जिससे कहेंगे, मैं शादी और सगाई दोनों कर लूँगी। उसके बाबा ने फिर कहा, बेटा तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं मंडली के साथ जा रहा हूँ। वहाँ रहने का, खाने का क्या व्यवस्था है, इस बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तुम वहाँ कहाँ रहोगी? नंदिनी ने कहा, बाबा प्लीज़ चलने तो दीजिए। जैसी भी व्यवस्था होगी मैं वैसा ही रह लूँगी। आप जो भी कहेंगे मैं कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ अपने साथ लेकर चलिए। उसके बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से उसके बाबा अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं, एक शर्त पर। तू मुझसे वादा कर, वहाँ से आने के बाद तुम दीपक से शादी कर लेगी। नंदिनी विवश होकर वादा कर देती है। इस तरह नंदिनी अपने बाबा के साथ नंदीग्राम गांव के लिए निकल जाती है, जहां उसे अपने जीवन के कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। सभी नंदीग्राम पहुंचते हैं। युवराज, अर्जुन और तानी ने पास में एक होटल बुक कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी और उसके बाबा एक आश्रम में ठहरे हुए थे। अब इंतजार था तो उस हवेली के ऑनर से मिलने का, जिसके साथ सभी का मीटिंग फिक्स था। गांव में भी हलचल मच गई थी। एक बार फिर कोशिश किया जा रहा था उस मंदिर के दरवाजे को खोलने की, जिसे अब तक किसी ने नहीं खोल पाया था। दूसरी तरफ हवेली और मंदिर एक अलग ही रहस्य का इंतजार कर रहे थे, जो युवराज और नंदिनी के रास्ते को फिर एक बार टकरा देंगे। अगले दिन नंदिनी के बाबा ने कहा, बेटा तुम इसी आश्रम में रुकी रहना। मैं और मेरे मंडली हम उस हवेली के ऑनर से मिलने जा रहे हैं। पूजा की सामग्री वगैरह, पूजा से संबंधित कुछ जो भी होंगे हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन याद रखना तुम इस आश्रम से निकलकर अकेले कहीं मत जाना। नंदिनी ने कहा, बाबा गांव में तो घूम ही सकती हो ना, देखो ना कितना खूबसूरत गांव है। इन वादियों के बीच में इतना खूबसूरत गांव तो आज तक मैंने नहीं देखा। उसके बाबा ने कहा, तुमने मुझसे वादा किया है ना कि बिना मेरी मर्जी के तुम कुछ नहीं करोगी। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं ना कहूँ तुम इस गांव में नहीं निकलोगी। उसके बाबा और उसके मंडली सभी हवेली पहुँचते हैं और हवेली के ऑनर का वेट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ युवराज, अर्जुन और तानी भी उससे ऑनर से मिलने के लिए अपने होटल से निकल चुके थे। वह पैलेस अंदर से दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। उसकी एक एक चीज़ बहुत ही यूनिक थी। तभी उसके दरबारी ने कहा, महारानी साहिबा आपका इंतज़ार कर रही है। नंदिनी के बाबा और उनकी मंडली अंदर प्रवेश करते हैं और सामने एक औरत बैठी हुई थी, जिसके चेहरे पर एक विशेष तेज था। वह उस पैलेस की ऑनर मिसेस वसुंधरा सिंह राठौर के रूप में पहचाना गया।
मिसेज वसुंधरा सिंह राठौर अपनी ओर से गर्मजोशी से भरा स्वागत किया और कहा, नमस्कार पंडित जी, आपका आना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपकी विद्वता और ज्ञान की प्रशंसा करती हूँ। नंदिनी के बाबा ने भी उनका अभिवादन किया और कहा, महारानी साहिबा, आपकी मेहमानवाजी के लिए धन्यवाद। हम आपके इस आमंत्रण के लिए आभारी हैं। मिसेज वसुंधरा सिंह राठौर ने आगे कहा, पंडित जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैंने आपको इस मंदिर के दरवाजे को खोलने के लिए बुलाया है। मुझे उम्मीद है कि आपकी विद्वता और ज्ञान से हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। नंदिनी के बाबा ने कहा, महारानी साहिबा, मैं आपकी बात समझता हूँ, हो सकता है इसमें काफ़ी वक्त लग जाए। वह बोली, आप चाहे जितना वक्त लेना है ले लीजिए, लेकिन आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाएंगे। सभी वहाँ से प्रस्थान करते हैं और वसुंधरा मन में ही, मैं अब लौट चुकी हूँ इस गांव में। अब इस मंदिर का दरवाज़ा खोलने से कोई नहीं मुझे रोक सकता है। तभी कुछ समय बाद युवराज की आहट से वसुंधरा चौंक जाती है। वह आहट उसे परेशान कर देती है। उसका दिल एक डर और बेचैनियों से घिर जाता है। आखिर क्यों डर गई थी उस आहट से? क्या रिश्ता है वसुंधरा और युवराज का, जिस दरवाजे को अब तक कोई नहीं खोल पाया? क्या उसे नंदिनी के बाबा खोल पाएंगे, या वह मंदिर का दरवाज़ा स्वयं ही किसी का इंतज़ार कर रहा है खोलने का? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।